कोरोना के तालाबंदी के चलते हुए और जहां वायु प्रदूषण कम हुआ, पेड़ों में पक्षी लौट कर के आए, रात को तारे दिखने लगे, इतना नीला आकाश हो गया, कई तरह के फायदे तो नजर आए। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फायदा हुआ शराब की दुकानें के बंद होने से। पूरे 45 दिन के आसपास लोगों को शराब पीने को नहीं मिली। कहीं से भी एक रिपोर्ट नहीं आई, कहीं से भी, कि शराब न पीने की वजह से इतने 100 लोग, इतने 200 लोग मर गया। कोई नहीं मरा। हाँ, मजबूरी में जब आपने ढकेल दिया लोगों को, अपने कमरों से बाहर निकाल करके, मजदूरी बंद करके, खाना नहीं मिला, भूख और प्यासे लोग सड़कों पर गए, तो 100 से ज़्यादा लोग, 150 के लगभग लोग मर चुके हैं चलते चलते, भूख और प्यास से और इस प्रकार की थकावट से गिर करके मर गए घर पहुंचने से पहले। लेकिन शराब के न बिकने से, न पीने से जो फायदा हुआ, उसको सरकार कभी भी उसका मूल्यांकन नहीं कर रही है। जब बिहार राज्य ने इतने सालों से शराब बंद कर रखी, इतने सालों से, और वो गिना रहे हैं इसके कितने फायदे हैं, कि लोग अपने घर वो लौटते हैं तो सब्जी खरीद करके आते हैं और शराब के नशे में ना अपनी पत्नी को मारते, ना बच्चों को गाली देते, ना कुछ करते। उनका स्वास्थ्य सुधर गया है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। सारी बातें बिहार की सरकार सुनाती है। और तो सबसे बड़ा एक उदाहरण हमारे सामने गुजरात का। गुजरात में चाहे कांग्रेस की रही, चाहे बीजेपी की रही, किसी की भी सरकार रही, आज तक, आज़ादी से लेके आज तक, कभी भी वहाँ पर शराब की बिक्री को सरकार से कभी भी बढ़ावा नहीं मिला। सरकार ने एक पैसा उसकी आमदनी एक्साइज ड्यूटी को नहीं छुआ। लेकिन सब मानते हैं कि जितनी सुरक्षा औरतों की, लड़कियों की गुजरात में है, इतनी और किसी प्रदेश में नहीं है। और गुजरात में और सारे काम जितने अच्छी तरीके से चल रहे हैं, विकास के पैमाने पर जो भी कुछ अन्य दूसरे राज्य हैं उनसे बराबर होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन गुजरात इतना फिसड्डी नहीं हो गया कि बिना शराब की आमदनी के वो लड़खड़ा गया और टूट गया। जब ये दो उदाहरण हमारे सामने इतने स्पष्ट मौजूद हैं, तो हमारी सरकारों को जैसे ही थोड़ी ढील देने की बात आई, तो सबसे पहले क्या याद आया? सारे मुख्यमंत्रियों को, और यहाँ तक कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी को, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, शराब के दुकानों को खोल दो, हमें इससे आमदनी होगी, वरना हमारी आमदनी के बगैर हम सरकार नहीं चला पाएंगे। धिक्कार है अरविंद केजरीवाल, यदि तुम शराब की आमदनी से अपनी सरकार चलाते हो या अपनी विकास की योजनाएं चलाते हो, तो डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी नहीं तो एक चुल्लू भर शराब लेके डूब मरो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया और दूसरे मुख्यमंत्रियों को क्या हो गया, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सब ने शराब के लिए और अतिरिक्त एक कर भार लगा करके और बेच करके सोच रहे इससे आमदनी हो जाएगी और राज्य का शासन चलने लग जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं समझता हूँ इन दौरान में 45 दिनों में जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा कम हुई, उसका किसी ने मूल्यांकन किया? लोगों की सेहत में कितना इजाफा हुआ, किसी ने मूल्यांकन किया? और सारी चीज़ों के अलावा मैं कहता हूँ, जब शराब पर पैसा आदमी नहीं खर्च करता, तो आखिर वो जो पैसा बचता है उसके हाथ में, उसकी जेब में, उसको कहीं तो खर्च करता ही करता है। और जब वो कहीं ना कहीं खर्च करता है तो उसमें से उसको टैक्स भी देना पड़ता है, और टैक्स देता है तो सरकार को आमदनी पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से हम शराब से ही आमदनी कमाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। होना तो चाहिए था कि प्रधानमंत्री को, जिन्होंने शराब के बारे में एक बार से अधिक अपने वक्तव्यों में कहा है कि ये गलत चीज़ है, इसको हाथ मत लगाओ, आदि आदि, इस मौके पर जहां आप और सारी चीज़ें घोषणा कर रहे हैं नीतियों के बारे में, वहां आपको ये कहना चाहिए था पूरे देश में कोई भी राज्य, कोई भी सरकार शराब से इस तरीके से बर्बादी वापस न करे। और ये अच्छा हो गया, कोरोना के बहाने से शराबबंदी लागू हुई, 45 दिन रहा, इसको हम खींच दें और आगे तक के लिए, हमेशा तक के लिए देश सुधर जाएगा और देश संभल जाएगा।
ये काम करना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन बड़े चुपचाप तरीके से उन्होंने राज्य सरकारों को इजाज़त दे दी। और एक एक दुकान के सामने जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह अनियंत्रित भीड़ के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उसको देख करके कोई कह सकता है कि कोरोना वापस नहीं आएगा? इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करते करते तो लोगों ने इतने दिन लगा दिए। घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग करो, और शराब की दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। जाओ देख करके आओ अरविंद केजरीवाल जी, जाओ देख करके आओ मनोहर लाल खट्टर जी, जाओ देख करके आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, सब लोग देख करके आए क्या हो रहा है। बर्बादी का आलम है और लोग एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं। सुबह 7 बजे से लाइनें लगा रहे हैं और तब जाकर के लोगों को शराब की बोतल खरीद करके और फिर से दोबारा उसी तरह के माहौल में जीने के लिए ढकेला जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत निर्णय लिया है। शराब बंद होनी चाहिए थी, पूरी ताकत के साथ इस पर अमल होना चाहिए था, इसके लाभ गिनाने चाहिए थे, सरकार को बताना चाहिए था कि उधर कोरोना की संख्या भी कम हो रही है और इधर शराब के चलते बंद होने से ये लाभ हो रहे हैं। इससे लोगों का और विश्वास आत्मबल बढ़ता और कम से कम मेरी बहन बेटियां बहुत खुश होती, इतना आशीर्वाद देती इन सरकारों को, इनकी पार्टियों को, इनके नेताओं को, सबको। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका चूक करके एक गलत फैसला लेकर के उसको लागू करने में ये सरकारें लग गई हैं। लेकिन आज मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी भी वक्त है, इस फैसले को वापस लें सरकारें, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस भीड़ में से न जाने कितने लोग पॉजिटिव होंगे, कितने लोगों को और फैलाएंगे, और कोरोना को वापस लाने में इन लोगों का क्या योगदान होगा कोई बता नहीं सकता। तो इसलिए शराब के ठेकों के सामने, दुकानों के सामने इस तरह की भीड़ का लगना कोरोना को दोबारा से न्योता देना है, और इसकी वजह से जो जिम्मेदारी है वो सरकारों के ऊपर पड़ेगी, मुख्यमंत्रियों पर पड़ेगी, उनके लालच के ऊपर पड़ेगी। लालच लालच लालच। और आज इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी स्टोरी की और कह रहे हैं कि 1,75,500 करोड़ रुपया सभी राज्य सरकारें और यूनियन टेरिटरीज मिल करके साल भर में एक्साइज ड्यूटी से कमा रही है। एक्साइज ड्यूटी जो दिखाते हैं, बताते हैं, वो तो इतना है, जो नहीं बताया जाता वो और कितना होगा, इसका अंदाज़ा लगाइए। और इतनी एक्साइज ड्यूटी कमाने के लिए लोगों की जेब से कितने लाख करोड़ रुपए चले जाते हैं। कम से कम तो 5 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता है एक आदमी, तब उसमें से इतनी आमदनी सरकार को होती है। तो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख करोड़ रुपया लोगों की जेब में बचेगा, तो पूरा का पूरा छोटे छोटे उद्योग कह लो और छोटे छोटे काम कह लो कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे, और सरकार को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये सब आंकड़े भूल करके शराब की थोड़ी सी आमदनी, केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे 500 करोड़ रुपया महीने का मिलता है। लानत है इसको आमदनी कहना। जिस आमदनी के लिए आपको नुकसान करना पड़े अपनी जनता का, अपने गरीब से गरीब लोगों का, उसको आप आमदनी बताएं राज्य के लिए। ऐसी सरकार जनता की दुश्मन सरकार है, जनता के हित की सरकार नहीं हो सकती। आज मैं इस बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए आप सबसे अपील करूँगा कि शराब और शराब की दुकानों और ठेकों के खिलाफ आंदोलन चलाइए, शुरू कीजिए और एक नारा बुलंद कर दीजिए, शराब पिलाए जो सरकार, शराब पिलाए जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ले। यदि आम जनता, खास करके स्कूल के बच्चे और हमारी बेटियां, हमारी बहनें ये नारा लगाने लग जाएं, चाहे घरों में बैठ के लगाएं, चाहे बाहर निकल के लगाएं, फिर सरकारों के कान खड़े हो जाएंगे कि अब जनता शराब के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और तुम्हारी गलत नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम यदि जिद करोगे तो तुम्हें बदल के दिखाएंगे। ये नारा बहुत ज़बरदस्त होगा, शराब पिलाए जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ली। ये नारा गुंजा दीजिए गली गली में, हर एक जगह पर, और इसका बहुत बड़ा ज़बरदस्त धमाका होगा
मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं इस मौके पर एक और बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारे देश में पूरे के पूरे वातावरण में एक इस तरह की संजीदगी है कि एक तरफ कोरोना से लड़ने का संकल्प है, इसको दूर भगाने का, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने का, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी विचार करना चाहिए कि हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था भी अब बनाने की तैयारी होनी चाहिए। क्यों आए ये माइग्रेंट लेबर अपने घर परिवार को छोड़कर? मुझे बेहद खुशी हो रही है, मैं अखबारों की रिपोर्टें पढ़ रहा हूँ और एक एक मजदूर ये कह रहा है कि हम चाहे भूखे मर जाएंगे अपने गांव में जाकर के, लेकिन हम दोबारा काम पर नहीं आएंगे। अब सरकारें कह रही है काम धंधे शुरू करो जी, अर्थव्यवस्था को खड़ी करो जी। किसके बल पे करेंगे आप? प्रवासी मजदूरों के बल पे करेंगे? उनको भेड़ बकरियों की तरह छोटे छोटे कमरों में ठूस करके करेंगे? उनके सामूहिक शौचालय तक की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है, उनको रोजगार के नाम पर आप क्या दे रहे हैं, पैसा क्या दे रहे हैं? केजरीवाल जी ने बड़े धूमधाम से वादा किया था कि दिल्ली की सरकार ने सबसे ज्यादा और मजदूरी देना शुरू कर दिया है, और जो नहीं देंगे उनके लिए ये दंड होगा, बड़ा सख्त दंड का प्रावधान। लेकिन एक एक मजदूर बता रहा है कि 14,500 रुपया जो न्यूनतम अकुशल मजदूर की मजदूरी है, अकुशल, मैंने पहले ही कहा था कोई काम अकुशल नहीं होता, अर्धकुशल होगा या पूरा कुशल होगा, लेकिन अकुशल मजदूर की मजदूरी भी सरकार ने तय की कई साल पहले 14,000 प्रति महीना। और मजदूर कितना पा रहा है? वास्तविकता यह है कि 6 से 7,000 रुपए पे लाखों मजदूर काम कर रहे हैं। इस दिल्ली देश की राजधानी में काम कर रहे हैं, केजरीवाल जी के नाक के नीचे काम कर रहे हैं। गोपाल राय जी ने कई बार छापे उपे भी मार लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, श्रम मंत्री जी। तो ये तो लाचारी और बेबसी है कि आप अपने मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दिला पाते और उनको जानवरों की तरीके से ठूस करके रखते हैं ताकि एक कैनन फॉडर बना रहे और ये उद्योग धंधे आपके तथाकथित चलते रहें, आपको टैक्स की आमदनी होती रहे। ये सिलसिला अब बंद होगा। मजदूर संकल्प ले रहे हैं अपने आप, अब आप चाहे कितना भी लालच दिलाओ, ये वापस लौटने वाले नहीं हैं। और हम और हमारे साथी पूरे देश में जाएंगे, बताएंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से जाएंगे और कहेंगे कि अब पूरा का पूरा परिवर्तन करो, व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में चलो। अपने गांव, पास के गांव में, पड़ोस में, कहीं भी जाओ, लेकिन सुदूर 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर केवल रोटी कमाने खाने के लिए जाना, इससे ज़्यादा गलत काम कोई नहीं हो सकता। इसलिए मजदूर भाइयों और साथियों, इस संकल्प को और मजबूत करते चले जाओ कि कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। सरकारें भी बाध्य करें या कोई भी बाध्य करे, आपको नहीं आना है। जो लोग बचे हुए हैं, अभी नहीं पहुँचे हैं, नहीं निकले घरों से, ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी अपने गांव लौटना चाहिए। और तब पूरे देश को पता लगेगा कि किन मजदूरों के बल पर, किस खून पसीने के बल पर, कैसा निर्मम शोषण करके, अमानवीय शोषण करके आप अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर 60% योगदान कर रहे थे आपके जीडीपी में, 60%। और हम चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं पिछले 40 सालों से कि ये बंधुआ मजदूर है, ये गुलाम है, ये गुलामगिरी करने के लिए मजबूर है, क्योंकि इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती, इनको काम का अधिकार नहीं है। और इन सारे हालातों को देखते, जानते, समझते हुए भी सरकारों ने कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया ताकि एक एक मजदूर को, जो चपरासी होता है सरकारी दफ्तर में, जो एक फाइल उधर से इधर रखता है, एक आध गिलास पानी पिलाता है, उसके लिए तो आप न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये तय करते हैं। 8 घंटे की नौकरी करता है, 30 साल की पक्की नौकरी होती है उसकी। इधर 8 के बदले 12 घंटे काम करता है और 30 साल तो दूर रहा, 3 दिन की भी पक्की गारंटी कहीं नहीं है काम के लिए। और उसके बावजूद भी जिसको 18,000 रुपये सरकार न्यूनतम
न्यूनतम देती है, उसके भत्ते जोड़ करके कम से कम उसको 25-26 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं। और इस बेचारे को 5 से 7, अधिक से अधिक हुआ तो 8 हज़ार, इतने पर काम करना पड़ रहा है। सारा देश भरा पड़ा हुआ है इस प्रकार के मजदूरों से। और ये बाहर के मजदूर इसीलिए बुलाए जाते हैं ताकि ये कोई भी इस तरह का काम न कर सके, खड़े होकर के अपनी मजदूरी की मांग को लेकर, जब कोई इनका उत्पीड़न हो रहा हो उसके खिलाफ लड़ने का ये मादा न पैदा कर सके। इसलिए ये जो प्रवासी मजदूर का पूरा सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। कोई कहीं नहीं जाएगा अपने प्रांत के बाहर, तो हरगिज़ नहीं जाएगा, और पूरी कोशिश करेगा अपनी प्रांत की सरकार, एमएलए, एमपी उन पर दबाव बना करके कि हमको रोजगार देना है तो यहीं दो, वरना हम तुम्हारी ज़रूर कुछ न कुछ घेराव करेंगे, तुम्हारा कॉलर पकड़ेंगे और तुमको भी कहेंगे कि तुम भी फिर हमारे साथ दिहाड़ी मजदूरी करो। तुम तो मौज करते हो और बड़े आराम से रहते हो, एक दिन का भत्ता बनता है तुम्हारा, और तुम्हें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो। ऐसी हालत में मजदूरों को संगठित होकर के संघर्ष करने का बहुत बड़ा मौका है। और जिस दिन 50 करोड़ मजदूर संगठित होना शुरू कर देंगे उस दिन देश की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी, समाज व्यवस्था भी बदलेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, ये सब के सब जिस दिन संगठित होना शुरू कर देंगे, माइनॉरिटीज़ के लोग, ये सब उसी दिन से पता लगेगा इनके बल पर, इनकी पीठ पर लोग गुलछर्रे उड़ा रहे थे। ये शहरी लोग, अमीरजादे और ये शहजादे कितना ऐशो आराम में खर्च करते थे अपना पैसा, मजदूर को मजदूरी देने के लिए मोल भाव करते हैं। तो ये सारा सिलसिला बंद तभी होगा जब मजदूर खुद संगठित होना शुरू करें। 50 करोड़ मजदूर शुरू कर दें आज से, अभी से संगठित होना, और इस संकल्प के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वापस काम पर नहीं जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और इसको खूब बढ़ाइए, खूब फैलाइए, इस विचार को जितना फैला सकते हैं ताकि पूरे देश में इसकी लहर चले और लोगों को समझ में आए कि अब हम गुलामगिरी नहीं करेंगे, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं तो आज़ाद रह कर